Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your GKO, that is International GK Olympiad Educationals for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम करने वाले हैं टॉपिक हमारा वीक इन ब्रीफ विच इज़ अ करंट अफेयर्स, राइट। इसमें आपको मालूम है कि हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं, किस तरह से करते हैं आपको वे भी मालूम है कि हम एक हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है उस पर एनालिसिस करते हैं और थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। हम और भी आगे पीछे की जो चीज़ें हैं, मतलब एक नटशेल में हम उस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिलती है और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है विदाउट टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन और पेइंग एनी पैकेज और पेइंग फॉर एनी पैकेज एंड स्टफ लाइक दैट। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई जब करनी है तो आपको मन लगा के करनी है, बिना किसी चिंता के करनी है। दिस इज़ व्हाट वी एम एट डूइंग, राइट। अब हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही रीसेंट करंट अफेयर्स है, 8 से लेकर 16 अगस्त तक का करंट अफेयर्स है। और इसमें हम सबसे पहले जो नंबर खबर लेते हैं, फटाफट चलते हैं। आज 8 अगस्त की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज पे हम बात कर रहे हैं जिसमें वेदर प्रेडिक्शन डिफ़िकल्ट हो गया है वर्ल्ड का, ठीक है। ये बात मानी है इस बात की, ये लोग कहते हैं, लोग इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, पर फाइनली अभी ये बात है कि इसको मान भी लिया है फाइनली। जो हम अक्सर कहते हैं ना, जो ये विभाग हैं, जो हम अक्सर बात करते हैं कि जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, या आजकल पता नहीं कभी कहते हैं बारिश होगी, उस टाइम पे होती नहीं है, जब नहीं कहते हैं तब झमाझम बारिश हो जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भाई उन्होंने कह दिया है फाइनली कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फाइनली इस पर कहा है कि एक्चुअली जो वेदर बदल रहा है, जो बदलता हुआ क्लाइमेट है दुनिया का, उसके हिसाब से मुश्किल हो रही है ट्रैक रख पाना, मुश्किल हो रहा है ट्रैक पे वो कर पाना। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा जितने जो चेंजेस इतनी ज़्यादा हो रहे हैं, इतने रैम्पेंट हो रहे हैं वेदर में कि पूरा ट्रैक नहीं हो पा रहा है। और ये बात उन्होंने मानी है, ये बात इसको लेके उनके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चा भी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा इनको आड़े हाथ भी लिया गया था, ठीक है, कि भाई जो विभाग है आपका, क्या बोलते हैं उसको, वेदर डिपार्टमेंट है, वो उतने सही फोरकास्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें बेसिकली आईएमडी डायरेक्टर जनरल ने स्टेट किया है, इसके ऊपर वो आगे आए हैं और उन्होंने स्टेट किया है कि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमें दिक्कत हो रही है। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, जैसे थंडरस्टॉर्म हो गए, लाइटनिंग हो गए, या बहुत हेवी रेनफॉल जो हो रहा है, उस कारण हम पूरा एक तरह से सही या फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हमें मुसीबत या हमें दिक्कत फेस हो रही है, ठीक है। अब इसमें ये बात उन्होंने पुष्टि कर दी है इसकी, और उनका कहना है आईएमडी, जो कि आप जानते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करता है। उनकी नोडल एजेंसी है जो कि वेदर डेवलपमेंट या वेदर फोरकास्ट का काम करता है अक्रॉस इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट होता है, इस पे ये पूछा जा सकता है कि आईएमडी जो वेदर फोरकास्टिंग का काम है वो कौन सा विभाग करता है, उनका नाम क्या है और वो किस मिनिस्ट्री की नोडल एजेंसी के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात अगर हम यूज़ करते हैं, जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि आईएमडी कौन सी टेक्निक से आपका जो वेदर है वो फोरकास्ट करता है, ठीक है। तो वो बेसिकली इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, जिसमें रियल टाइम एनालिसिस करते हैं, जिसको रैपिड कहते हैं एक्चुअली, पता है। एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन है एप्लीकेशन, जिसको रैपिड कहा जाता है। और ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्विक इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन अलॉन्ग विद 4 डायमेंशनल एनालिसिस कैपेबिलिटीज़। अब इसमें आप कह सकते हैं ये इसरो के साथ भी कोलैबोरेटिव हैं ग्राउंड वेव बेस्ड ऑब्जर्वेशन के लिए। और ये मेजर क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं टेम्परेचर, सनशाइन, विंड डायरेक्शन, स्पीड एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ 8 तारीख की बात है, रिकग्नाइज करने की बात हो रही है। पेटिशन माइनॉरिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कॉन्ट्ररी टू सुप्रीम लॉ, कॉन्ट्ररी टू लॉ, सॉरी, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। मतलब क्या, रिकग्नाइज टू पेटिशन माइनॉरिटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। नाउ सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं, वाइल हेयरिंग अ पिटिशन टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेटेड दैट इट कैन नॉट entertain such a prayer as it contrary to precedent which hold that such identification must be carried out at state level। अब हुआ क्या था, इसमें एक पिटिशन आई थी, ठीक है। पिटिशन आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास जिसपे वो सुन रहे थे और उन्होंने कहा गया था, पिटिशन क्या थी, आइडेंटिफाई करने की थी माइनॉरिटीज़ को, किस पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना, हर ज़िले के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करने की बात थी। अब उन्होंने कहा कि वो इस तरह की किसी भी पिटिशन को वो एंटरटेन नहीं कर सकते, नहीं मान सकते, किसी भी इस तरह की बात को नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्ररी हो जाएगा एक प्रेसिडेंट से, जो कि ये बोलता है कि इस तरह के मामले जो हैं वो स्टेट लेवल पे
पे और हर स्टेट के फेडरल उसमें थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हमारे यहाँ यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, तो कुछ मामले जो होते हैं आपको मालूम है वो स्टेट के पास कुछ पावर्स निहित होते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस पे कर देंगे तो बेसिकली इस तरह के मामले जो कि कैरीड आउट होते हैं स्टेट लेवल पे, तो उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे जो प्रेसिडेंट है, तो हम इसलिए नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें अगर आप बात करते हैं री केरला एजुकेशन बिल केस, अगर आप बात करते हैं 1958 में, तो एससी ने क्या किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था आर्ग्यूमेंट कि माइनॉरिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसी चीज़ का आप एक कह सकते हैं कि इसी चीज़ का उन्होंने कोट करते हुए, इसी चीज़ को वापस उन्होंने वो करते हुए कि भाई इस तरह का जो नियम है या इस तरह की जो बात है उस तरह टाइम पे भी हुई थी, उस पर्टिकुलर पिटिशन में भी इसी तरह की बात थी, ये कोट करते हुए इस पे फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नाउ अब हम बात करते हैं टीए में जो पाई केस था 2002 में, 2 केसेस का एक्चुअली इन्होंने उसको फाइल किया है एज अ बेस, और उन्होंने कहा कि एससी ने इस टाइम पे भी लिंग्विस्टिक एंड माइनॉरिटी की बात आती है, डिटर्मिन बाय टेकिंग स्टेट एज अ यूनिट, है ना। इन्होंने स्टेट को लिया था यूनिट, इन्होंने कंसिडरेशन पॉपुलेशन की थी, कंट्री एज अ होल नहीं की थी, ठीक है। उन्होंने स्टेट को लिया था, हर एक स्टेट के हिसाब से किया था एज अ यूनिट, और उन्होंने लोगों को या कंसिडर करके लोगों की जो पॉपुलेशन है अक्रॉस कंट्री वो नहीं किया गया था। तो इन्होंने 2 प्रेसिडेंट्स जो हैं वो मेंशन किए हैं अपने जजमेंट में, ठीक है। माइनॉरिटी स्टेटस क्या है इंडिया में वो समझते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी, पहली बात तो यह है कि इंडिया में कोई भी बात जो है वो माइनॉरिटी शब्द जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है, ठीक है। एंड ओनली रिफर्स टू माइनॉरिटीज़, पहली बात तो ये शब्द ही नहीं आता, ये शब्दकोश में है ही नहीं, माइनॉरिटीज़ करके आता है, और राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैव बीन स्पेल्ड आउट अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है। तो अगर जब हम माइनॉरिटी स्टेटस की बात करते हैं तो ये तो अपने आप में बात ही खत्म हो जाती है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर हमें लग रहा होगा माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज़ में क्या डिफरेंस है, तो जब हम लीगल टर्म्स की बात करते हैं, हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस होती है, एक एक शब्द को तोला जाता है, ठीक है। तो माइनॉरिटी का नहीं है, माइनॉरिटीज़ वो भी राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, कहाँ, आर्टिकल 29 एंड 30 में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 350B में मेंशन किया गया है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो ये शब्द जो है उसमें लिए गए हैं, बाकी माइनॉरिटी स्टेटस जैसी कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। अब इसमें जब हम बात करते हैं, हाउएवर सेंटर यूजिंग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ NCM एक्ट 1992 हैज़ डिक्लेयर्ड, अब इसमें क्या हुआ है कि कुछ जो हैं, अगर आप बात करेंगे अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक में सेंटर ने यूज़ किया है क्या, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, NCM के हिसाब से, एक्ट जो 1992 में आया था उसके हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर किया है मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिख्स और बुद्धिस्ट, जैन्स और ज़ोरेस्ट्रियंस को एज माइनॉरिटी, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आई, दोनों में डिफरेंस है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप बात करेंगे संविधान में, तो माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेंटर ने इसको 1992 के किसके एक्ट के तहत, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के हिसाब से इन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं, और कितने लोगों को इसमें इंक्लूड किया है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड ज़ोरास्ट्रियंस को माइनॉरिटी घोषित किया है, ठीक है। और माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, ठीक है। पिछड़ा वर्ग जो है उससे कंफ्यूज नहीं होना, मुझे कई स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको माइनॉरिटी और रिजर्व्ड में भी डिफरेंस नहीं समझ में आता, दोनों बहुत अलग हैं। जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है उनको हम रिजर्व्ड कैटेगरी या रिजर्व्ड कास्ट बोलते हैं, ठीक है, तो वो नहीं है। अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं एक्ट 2004 में, उसने बेसिकली एजुकेशन राइट्स को गार्ड करने की, सेफ गार्ड करने की बात की है माइनॉरिटीज़ को। तो ये जो क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं वो सारी चीज़ें समझ लो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, NCMEI एक्ट 2004, वो इनकी राइट्स को सेफगार्ड करने की बात करता है। गॉट इट। थर्ड न्यूज़ जो है, अब हम आ गए हैं 9 अगस्त पे, और हम बात करने वाले हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। ग्रेट बैरियर रीफ की रिकवरी और वल्नरेबिलिटी की बात हो रही है क्लाइमेट थ्रेट से, ठीक है। इसमें क्या बात हो रही है, रीसेंट रिपोर्ट ने स्टेट किया है हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरल कवर विद इन पास्ट 336 ईयर्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ GBR, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये कहाँ पर है, पैसिफिक में है, आपको मालूम है। अब बात की जाती है कि लाइफ की उत्पत्ति की जब बात की जाती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते
करते हैं तो आपको मालूम है स्पंजेस और कोरल्स जो हैं वो आए थे, है ना। जो लाइफ की इनिशियल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बात करते हैं तो हम स्पंजेस की बात करते हैं, राइट। तो उसमें अगर हम बात करते हैं और ख़ासकर अगर हम ग्रेट कोरल रीफ की बात करते हैं, बैरियर रीफ की, तो आप जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और ये इतनी व्यापक है, इतनी बड़ी है, कहा जाता है कि मतलब अगर आप ऊपर से इसको देखेंगे तो भी ये नज़र आती है, लेकिन नाउ इट इज़ डाइंग। क्या हो रहा है, ये बेसिकली इसका एक तो जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से इसके जो कलर है वो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, और ये मरती जा रही है, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि पूरा का पूरा जो वेब, जो फूड वेब है पानी के अंदर का, मरीन फूड वेब जो है, इकोसिस्टम है, वो पूरी तरह से ड्विंडल होता जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है। अब रिकवरी जो है वो इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी संस्था और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत कदम उठाए हैं। रिकवरी जो है वो फ्यूल किससे हुई है, लार्जली बाय इंक्रीज इन फास्ट ग्रोइंग एक्वापोरा कोरल्स, ठीक है। इंसिडेंटली जो है अब इसमें एक चीज़ अच्छी हुई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी तक सिर्फ डिप्लीशन की खबर हम सुनते थे, अब थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। रिकवरी कैसे हो रही है, ये एक पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर सवाल बनेंगे आपसे। रिकवरी जो हो रही है वो कैसे हो रही है, रिकवरी हो रही है फास्ट ग्रोइंग एक्वापोरा कोरल्स की वजह से, ठीक है, कि वो अपीयर हो रहे हैं। अब इसमें आप कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरल कवर। अब ये जो चीज़ है ये सबसे बड़ी बात है, इसकी वल्नरेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। वल्नरेबिलिटी का पार्ट आपने समझ लिया कि बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंच रहा था, बहुत ज़्यादा डीकलरेशन जो है इसका हो रहा था, जिसकी वजह से लाइफ जो है इफेक्ट हो रही थी और पूरा वेब जो इकोसिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा था, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम। लेकिन पहली बार थोड़ा सा एक जिसको आप कहते हैं अंधेरे में जो रोशनी की एक सुराग नज़र आया है कि एक्वापोरा कोरल्स की वजह से थोड़ी सी रिकवरी देखी गई है, और इतने सालों में थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण नज़र आई है कि थोड़ा सा घना जो उसका जो कवर है वो नज़र आया है। मतलब ये इतना, वैसे मैं बता रही हूँ ना आपको, कितना ज़्यादा बड़ी एरिया में, क्षेत्र में फैला हुआ है पैसिफिक में, कि कहा जाता है कि इसको ऊपर से भी देखा जा सकता है। लेकिन आप इसका मतलब ये है कि इंसिडेंटली अब हम इसको समझ लेते हैं, हमने रिकवरी का पार्ट कर लिया, अब हम इसमें थोड़ी सी समझें कि हमें दिक्कतें कहाँ पर हैं, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग कोरल्स जो है वो मोस्ट ससेप्टेबल हैं एनवायरमेंटल प्रेशर को, जैसे आपका राइजिंग टेम्परेचर अगर होगा, पानी का टेम्परेचर अगर राइज होगा, अगर ओशन टेम्परेचर राइज होगा तो उसको लेके बहुत ससेप्टेबल है, क्योंकि ये नई रिकवरी है, नए कोरल्स हैं, नए बन रहे हैं, राइट। तो फास्ट ग्रोइंग कोरल्स हैं, अगर ये जो है ये पुराने जो कोरल्स हैं उनसे ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे और वल्नरेबल होंगे, और इन पे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स का ज़्यादा असर पड़ेगा या दुष्प्रभाव पड़ेगा। कोरल्स इनको आप ये भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जो बेसिकली अगर जब हमने फूड चेन या फूड वेब पढ़ा था तो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे अगर आप बात करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स के लेवल पे तो आते हैं। और दूसरी बात, ये बड़े जो एल्गीज होते हैं उनके साथ भी होते हैं, और ये कई बार सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं बड़ी एल्गीज वगैरह के साथ, जो उनको ह्यूज प्रेजेंट करती हैं और ये उनको खाना देते हैं। तो एक तरह से बड़ा सिम्बायोटिक सा अच्छा सा रिश्ता होता है इनका, ठीक है। अब इसमें कोरल भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो हार्ड कोरल होते हैं, एक सॉफ्ट कोरल होते हैं, ठीक है। हार्ड कोरल क्या काम करते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं रीफ के लिए, कोरल रीफ के लिए, ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं, ये क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये कोरल रीफ की बात हो रही है और वो हम बात कर रहे हैं कोरल्स की, जो छोटू से ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं सी वाटर से, और सी वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट ये एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, कोरल एक्सोस्केलेटन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं तो वो हार्डन कर देते हैं उसको, ठीक है, ये काम करते हैं। दूसरी बात जब हम करते हैं सॉफ्ट की, तो अब क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि उनके पास सॉलिड स्केलेटन नहीं होता या एक्सोस्केलेटन नहीं होता, ठीक है। कोरल रीफ जो है वो सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में अगर आप बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी की और प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की एक अपने आप में बहुत बेहतरीन मिसाल है। इनमें आप बात कर सकते हैं नेचुरल बैरियर हैं शोरलाइन के आपके ये जो आते हैं फ्लड्स वगैरह जो आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनको काफ़ी रोकने का काम करते हैं। फूड सोर्स तो ऑब्वियसली प्रोवाइड करते हैं, वो तो मैंने फूड चेन आपको, फूड वेब आपको बता ही दिया। और कितने लोगों को करते हैं मालूम है आपको, मतलब ये ठीक है, ये बाकी सब तो छोड़ दीजिए कि वहाँ पे जो इकोसिस्टम है या मरीन इकोसिस्टम है, ये इंसानों के आपको मालूम है कितनी बड़ी प्रजाति को करते हैं, कम से कम 500 मिलियन लोग जो हैं वो बेसिकली वो इंडस्ट्री जो है वो उनके बेसिस पे चलती है। 500 मिलियन लोगों की लाइफ जो है वो कोरल रीफ पे डिपेंड करती है। इतना बड़ा ये टूरिज्म सेक्टर का पार्ट है। और इसके अलावा अगर आप कहते हैं तो इनसे रिलेटेड अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो इतना वो बिजनेस देती हैं लोगों को, ठीक है। इंडिया में कहाँ पर है कोरल रीफ, अपने यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है, अंडमान में है, निकोबार में है, लक्षद्वीप आइलैंड में है और मालवान में है। और सबसे बड़ा कहाँ पर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। अब आ जाते हैं 10 अगस्त पे। 10 अगस्त में हम बात करने वाले हैं यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ऑन बोर्डिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। द मूव विल अलाउ कोऑपरेटिव टू प्रोक्योर
थ्रू द जेम पोर्टल लाइक अदर गवर्नमेंट बायर्स। ठीक है, जेम पोर्टल किसको बोल रही हूँ मैं? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। कई बार ना ये एक्चुअली याद रखने में आसान होता है, इस वजह से इनको ऐसे नाम दे देना चाहिए। अब यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है उसने लॉन्च किया ऑन बोर्डिंग ऑफ द कोऑपरेटर्स। जेम इज़ वन स्टॉप पोर्टल डेवलप्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, डिलीवरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्रू ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जेम बेसिकली क्या काम करता है? जेम आपको मालूम है ई मार्केट प्लेस है। ई मार्केट प्लेस से क्या मतलब हुआ कि एक जगह है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, वन स्टॉप पोर्टल है। ठीक है, जो कि डेवलप किसने किया है? डेवलप किसके द्वारा हुआ है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, और ये क्या करता है? डिलीवर करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्रू ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की अगर आप बात करेंगे तो उसकी किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो कई बार ये सवाल जो अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें गूफ अप मत करना। ठीक है, पहली बात में जब हम बात करते हैं तो सारे ऑल एलिजिबल कोऑपरेटिव जो हैं जिनका टर्नओवर कितना होगा? 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, वो एबल होंगे स्टार्ट प्लेसिंग ऑर्डर ऑन द जेम पोर्टल। अब वो कौन लोग कर सकते हैं? जिनके पास 100 या 100 करोड़ से अधिक होगा। दूसरी बात ये जो है ये बेसिकली क्या करेगा? ये कोऑपरेटिव में ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंसी होगी। ठीक है, जब आप ई पोर्टल पे कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो कॉस्ट एफिशिएंट होगा। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव वो परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ओपन मार्केट। आज तक क्या हो रहा था? आपको जब वन पोर्टल वन उस पर आप काम कर रहे हैं तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी होगी और टाइम इफेक्टिव भी होगा, है ना, दोनों लेवल पे होगा। आज तक आप कैसे काम करते थे? आज तक आप करते थे ओपन मार्केट में। जब आप परचेज करते थे गुड्स एंड सर्विसेज तो आप ओपन मार्केट से करते थे, तो जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेस भी थी और डायनामिज्म ऑफ प्राइजेस भी थी। तो यहाँ पे एक तरह से आपको एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी विच इज़ ईजियर। ठीक है, अब कोऑपरेटिव की जब हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव हम किसको कहते हैं? आपको मालूम है, मैंने आपको एक बार और एग्जाम्पल दिया था आनंद का, है ना, जब मैंने अमूल का दिया था कि अमूल बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है इंडिया में। तो आपको क्या मतलब पता है कोऑपरेटिव का? एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल्स की जिनके कॉमन नीड्स होते हैं, जो कि जॉइन हैंड करते हैं अचीवमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना। तो इसके लिए इसको कोऑपरेटिव बोला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव की संख्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, कंसर्न्स फॉर कम्युनिटी एटसेट्रा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप जब कमिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे, जब हम इनकी कमिटी या कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं, कमिटी अलग चीज़ हो गई कोऑपरेटिव्स की, तो बहुत सारे ग्राउंड्स पे वो कोऑपरेटिव्स बन सकते हैं। ठीक है, अब फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं कोऑपरेटिव्स के? देखो, बेनिफिट जो होते हैं कोऑपरेटिव्स के वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमने बात की कि कोई भी अगर एक बेसिस है कोऑपरेटिव बनाने का, चाहे आपका एक उद्देश्य है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, ऑफकोर्स इकोनॉमिक गोल जो है उसमें कहीं ना कहीं अंडरकरंट जो है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसमें एक तरह से इकोनॉमिक वाइबिलिटी जो है उसका एस्पेक्ट होना चाहिए अगर आप कोऑपरेटिव बना रहे हैं। बट दैट कुड बी अ सोशल कोऑपरेटिव ऑल्सो, दैट कुड बी ऑन अनदर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। आपका एक जो कहते हैं आप कंसर्न फॉर कम्युनिटी जो है, इसके पीछे भी कोऑपरेटिव्स आजकल बनते हैं। ठीक है, अब इसमें आप बात करते हैं तो उसमें फ़ायदे जैसे मैंने कहा कि क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप बिल्डिंग लोकल एक्सपर्टीज एंड प्रॉफिट्स। पहली बात आप क्या कर रहे हैं? आप एक एरिया में या एक क्षेत्र में जब कोऑपरेटिव बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है व्हाट यू इंक्रीजिंग द लोकल एक्सपर्टीज, और आप उसमें प्रॉफिट्स जो हैं वो भी आपके जो लोकल आप एक कम्युनिटी लेवल पे जब आप करते हैं तो उस कॉर्पोरेटिव में आपके जो फ़ायदा होगा वो भी उस पर्टिकुलर स्तर पे फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स अगर आप कोऑपरेटिव बना रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट या आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी। मैन पावर मीन्स यू हैव टू डू द हायरिंग्स, आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। आप एम्प्लॉयमेंट के आप कह सकते हैं कि एक तरह से साधन जो हैं वो लोगों के लिए खोल रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से एक जनरेट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव साइड। आप जेंडर इक्वालिटी को फॉस्टर कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्पैरिटी जो है व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिव और बिल्डिंग ऑफ द कोऑपरेटिव, इसमें बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं होता जेंडर इनइक्वालिटी। तो आप कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, बैलेंस ऑफ सोशल फोर्सेस बेसिकली। बिल्ड सोशल कोहेजन, अगेन आपने कोऑपरेटिव किया है विच मीन्स दैट यू आर ऑन द सेम पेज फॉर सम सेम ऑब्जेक्टिव, कि आप किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी एक ध्येय या उद्देश्य के लिए आप सब लोग जो हैं वो एक पेज पे हैं, राइट। आपका एक ऑब्जेक्टिव है, इसी वजह से आप कोऑपरेटिव में आए हैं। तो ये एक तरह से सोशल कोहेजन को बढ़ाएगा, सोशल आपकी अंडरस्टैंडिंग और सोशल जो आपका एक कह सकते हैं आप जो ताना बाना है उसको मजबूती का काम देगा। ठीक है, दूसरा आप बात कर सकते हैं कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को आप हटा सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, अब इसके लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि कोऑपरेटिव्स में कोऑपरेटिव्स में
जो अगर आप कहते हैं कि सरकार का कई बार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाता है, और स्पेशली कोऑपरेटिव्स में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो होता ही है, मतलब सरकार का हस्तक्षेप तो होता ही है, कई बार जो लोकल गवर्नेंस रहती है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है। तो वो कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाता है। रीजनल इम्बैलेंस इन ग्रोथ हो जाता है, विच मीन्स दैट रीजनल इम्बैलेंस मतलब जहाँ पे कोऑपरेटिव की संख्या ज़्यादा है, आप एक कोऑपरेटिव है जहाँ पे सब कुछ आपको ठीक होगा, जहाँ पे सब कुछ आपके फेवर में होगा, फेवरेबल कंडीशंस होंगी, वहाँ पे कोऑपरेटिव्स जो होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। जहाँ पे थोड़े से आप कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ इलाका है, या कोई ऐसा है जहाँ पे आपको कोई सोशल समस्या है किसी एरिया में, या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कोऑपरेटिव्स बनाने के या उनका संचालन करने के, जिसका वो संचालन भी इन द सेंस कि अच्छे से, जिसको आप कहते हैं ना कि एक चीज़ का क्रियान्वयन करने का कोई बहुत अच्छे जरिया नहीं है, तो वहाँ पे आपको मालूम है कि डिसबैलेंस होगा, रीजनल इम्बैलेंस आएगा, क्योंकि जहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पे ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़्यादा अच्छे अफसर होंगे, वहाँ पे कोऑपरेटिव्स जो बनाए जाएंगे। तो आप कह सकते हैं रीजनल इम्बैलेंस हो सकता है ग्रोथ में, ये एक कारण है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक स्केल, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, कई बार इकोनॉमी ऑफ स्केल एब्सेंस होता है, मतलब ये कुछ एक कारण है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है दैट जो हमारा मकसद था समझने का वो ये था कि कोऑपरेटिव्स किस तरह संचालित होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपको भारत में कोऑपरेटिव की संख्या बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कई कोऑपरेटिव बैंक्स भी सुने होंगे भारत में, है ना, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। नाउ इसमें एक ये जो ख़बर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें फ्रीबीज़ इशू हुए हैं, फ्रीबीज़ इशू है, मतलब सॉरी फ्रीबीज़ इशू हुए नहीं है, फ्रीबीज़ इशू है। और फ्रीबीज़ हम किसको कहते हैं? फ्रीबीज़ हम कहते हैं जो मुफ्त में जो गिफ्ट नहीं दिए जाते हैं, जो गिफ्ट हम बांटते हैं। कहीं आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं तो कुछ मुफ्त में सामान बांटने लगते हैं बस्तियों में जाके, खासकर जो गरीब बस्तियाँ होती हैं वहाँ जाके बहुत ज़्यादा जो है वो प्रचार प्रसार होता है, उस टाइम पे वो मुफ्त में चीज़ें बांटते हैं। मतलब कई चीज़ें होती हैं, पहले तो क्या होता था, पहले तो लोग जो है वो अनाज या इस तरह की चीज़ें होती थी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी होने लगी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो भी मतलब जो भी सामान आप सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, जो भी आप इलेक्शन के टाइम पे जो फ्रीबीज मतलब जो मुफ्त में बांटा जा रहा है सामान प्रचार प्रसार के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इलेक्शन के समय पे, उसको हम कहते हैं फ्रीबीज, ठीक है। तो अभी जो फ्रीबी का इशू है बेसिकली इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल के बीच में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीबीज प्रॉमिस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द कंट्रीज फिस्कल health was a serious issue, but a country faces a concern of poverty which cannot be ignored. अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जाता है कि अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की हमारे बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने दो पहलू पे इस पे एक्चुअली उन्होंने डिस्कशन किया है, और दो पहलू पे उन्होंने इसमें ये दिखाई है कि इसमें बहुत दिक्कतें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, मतलब आपको मालूम है कि जो इकोनॉमिकली हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जो बांटती हैं फ्रीबीज, उनका कहीं ना कहीं वो अपनी जेब से नहीं बांटती हैं। जो पैसा आता है कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं जनता से ही लिया जाता है पैसा, और कहीं ना कहीं कलेक्शन होता है। आपको मालूम है आज की डेट में अगर आप बीजेपी या कांग्रेस का अगर एनुअल बजट आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कहाँ से आ रहा है पैसा, ठीक है। ये जो पैसा आता है वो फिजिकल हेल्थ आपको मालूम है कि देश की कॉम्प्रोमाइज़ होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसको क्या होता है, बहुत गंभीर इशू है जो फ्रीबीज बांटे जाते हैं, और उसमें क्या होता है, होड़ होती है, एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं फ्रीबीज बांटने में, तो ये दिक्कत है। लेकिन आप इसमें एक और चीज़ है कि देश में बहुत ज़्यादा आपको मालूम है कि पॉवर्टी है। हमारे यहाँ अगर आप बात करते हैं तो लोगों की पर इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम इतनी लो है कहीं जगह पे कि आपको मालूम है कुछ क्षेत्रों में या कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में, कि वहाँ पे लोगों को अच्छे से खाना भी, मतलब अगर वो 3 टाइम का भोजन भी अपने परिवार को लेना चाहें, ख़रीदना चाहें उनके लिए, तो वो भी संभव नहीं है। इतना पर डे आय जो है उनकी वो इतनी कम है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं करते। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई संपन्न है, अगर आप संपन्न हैं, मैं बहुत संपन्न हूँ, तो अगर हमें कोई मुफ्त का सामान देगा और कहेगा कि आप हमारे लिए वोट दीजिए, तो आप और हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, राइट। लेकिन जो व्यक्ति जिसको खाने का जिसको आप कहते हैं कि खाने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा या भोजन का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, जिसके बच्चे जो हैं भूखे हैं, अगर आप उनको राशन देंगे, दाल चावल देंगे या कुछ भी देंगे, फॉर दैट एग्जाम्पल, अगर आप पैसे भी, कई जगहों पे पैसे भी बांटे जाते हैं, फ्रीबीज सिर्फ आइटम्स नहीं होते, कई जगहों पे पैसे बांटे जाते हैं, बाकायदा पैसे बांटे जाते हैं, मतलब नोट बांटे जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर उनको दे रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि हमको वोट दे दो, तो उनके लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए उनको पता भी नहीं कि उनके वोट की कीमत क्या है या वोट कितना अहमियत रखता है।
है ना, क्योंकि लिटरेसी का भी इशू है। तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हमको एक बटन ही तो दबाना है, उसके बदले हमें ये मिल रहा है, तो उसमें क्या बुराई है। तो द पॉइंट इज कि अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि आपको लोगों को एक तो साक्षर करना पड़ेगा और दूसरी आपको उनके रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि खाली पेट भजन नहीं होते। ये बहुत सीधी सी बात है कि किसी का अगर भूख लगी है, किसी को कोई आप वो कह रहे हैं कि किसी के पास खाना नहीं है और आप उसको दुनिया भर के ज्ञान बताएं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बातें जो है ना किताबी फिलोसफिकल बातें पर दुनिया नहीं चलती। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ओपाइन दैट दिस de-recognizing parties over freebies would be anti-democratic and may lead to courts encroachment in the legislative domain. अब इसने क्या ओपिनियन दिया है, इनने किया है कि डी रिकग्नाइजिंग पार्टीज ओवर फ्रीबीज वुड बी एंटी डेमोक्रेटिक। मतलब ये किसकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया है और उन्होंने कहा इट मे बी अ कोर्ट्स एनक्रोचमेंट इन लेजिस्लेटिव डोमेन। नाउ next thing is the proposal of constituting a committee to propose a solution consisting of finance secretary, representative from the recognized national political parties, RBI etc. was deliberated upon। तो इसमें क्या हुआ है, जो proposal है इसमें बात की गई है कि एक कमेटी बनाई जाए, एक कॉन्स्टिट्यूट की जाए एक कमेटी जो कि इसमें देखे और इस मामले को समझे। और उन्होंने क्या कहा है कि सोल्यूशन कौन करेगा इस कमेटी में जिसमें हम बात कर रहे हैं, उसमें कौन कौन होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी को आप रख सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के। ठीक है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं हो रही है, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, जो नेशनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आरबीआई मीन्स ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इनको फिर वो इसमें पूरे मामले की तहकीकात करें और पूरा हर दृष्टि से देखें और फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करें। ठीक है, इलेक्शन फ्रीबीज और ऑफरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। इरेशनल फ्रीबीज फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी as an electoral promise. Presently freebies are difficult to regulate due to absence of regulation and law। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ भी कोई भी ऐसा कोई रेगुलेशन या लॉ नहीं है। आपको सिर्फ ये मालूम है कि इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन से पहले आचार संहिता लगती है, उस टाइम पे आपको कहना है कि वो आचार संहिता के टाइम पे ये सब चीज़ें रोक दी जाती हैं, उससे पहले तक कोई भी लॉ नहीं है। मतलब आचार संहिता में अगर आप ये सब करते हो, पकड़ाए या इस तरह की चीज़ें हुई तो आपके ऊपर एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वो है। अब इसमें अपन देख लेते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है, स्टेप्स टेकन बाय ईसी टू चेक फ्रीबीज। अब इसमें एक केस आया था 2013 में। ठीक है, ये सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था। इसमें एससी ने ऑब्जर्व किया था लैक ऑफ प्रोविजन एंड डायरेक्टेड ईसीआई, ठीक है, इनकम ये क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फ्रेम गाइडलाइंस टू चेक फ्रीबीज इन कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसको अभी अगर आप बात करते हैं तो इसमें अभी अगर आप रमन्ना की जो जस्टिस रमन्ना है उनकी बेंच ने इस पर एक बात की है और उन्होंने कहा है कि हमको एक बार जो हमने डिसीजन लिया था इसको हमें थोड़ा सा रिकॉल करने की या इस पर हमें फिर से पुनः विचार करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि इसमें 3 जजेस की बेंच जो है हम बना सकते हैं और हम इसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन 2016 गाइडलाइंस टू चेक फ्रीबीज वर इंक्लूडेड अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वो कर दिया गया था, है ना, लेकिन अभी तक भी किसी प्रकार का लॉ इसमें नहीं है। इसमें आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इसको वो करा गया था, लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इज अ वेरी जिसको आप कहते हैं एक स्ट्रिंजेंट लॉ की थोड़ा सा इस पर ज़रूरत है। अब नेक्स्ट न्यूज़ हम बात कर लेते हैं नासा सैटेलाइट की। नासा सैटेलाइट ने एंटार्क्टिक आइस शेल्फ थिनिंग दिखाई है और वो बताया है उन्होंने कि सबसे बड़ी बात है एंटार्क्टिका की आइस शेल्फ जो है वो थिन हो रही है और थिन हो रही है। ये प्रोसेस हमें मालूम है, ये एस्पेक्ट भी हम जानते हैं कि थिनिंग जो है वो बहुत काफ़ी लंबे पीरियड से चल रही है, बट यहाँ पे कंसर्न ये है कि थिनिंग जो है ये ज़्यादा फास्ट हो गई है जितना हमने प्रिडिक्ट किया था। ये जो अनुमान हमने लगाया था समय का कि इतना टाइम इसको और लगेगा, उससे ज़्यादा फास्टर पेस पे ये हो रही है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो एंटार्क्टिका में ये रिसर्चर्स जो है नासा ऑफ कोर्स आपको मालूम है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का, जैसे हमारा इसरो है वैसे नासा है, और नासा कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ये आप जानते हैं। इन्होंने एक नई कंसर्न रेस की है जिसमें बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, और क्लाइमेट चेंज में जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी बात हो रही है कि एंटार्क्टिका फ्लोटिंग आइस शेल्स जो हैं वो बेसिकली ज़्यादा फास्ट थिन हो रहे हैं, और उनके थिन होने से सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, उनकी अगर थिनिंग होगी, उनका प्रोसेस अगर फास्टन होगा तो उससे जाहिर सी बात है कि सी लेवल्स में राइज आएगा। ठीक है, जो वो है बर्फ़ है वो पिघलेगी तो कहाँ जाएगी, सी में जाएगी तो क्या होगा, सी में ओवरऑल जो ग्लोबल सी लेवल्स हैं वो बढ़ेंगे, और ग्लोबल सी लेवल्स बढ़ेंगे तो आपको इसका फ्लिप साइड मालूम है कि कितनी बड़ी घटनाएं और साइक्लोन्स, और आपको मालूम है कि सी लेवल्स जितने कोस्टल शहर हैं सब पे इसका इफेक्ट आएगा अक्रॉस द ग्लोब।
ठीक है। अब इसमें की हाइलाइट्स क्या है स्टडी का, आपको ये समझने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही, जिसमें बात की जा रही है, ये बहुत ही अलार्मिंग जो आउटकम है, या बहुत ही अलार्मिंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये खोज है। खोज इन द सेंस कि जो पता चला है हमें बहुत अलार्मिंग है। मतलब इसके लिए कई सारे, अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ आपको मालूम है अलग अलग समिट्स चलते हैं जो कि एनवायरमेंटल उस पर चलते हैं। जैसे आपने क्योटो प्रोटोकॉल आपको मालूम है, आपको मालूम है कि इंटरनेशनल वो आता है IIPC की रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आती हैं, पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC की आती हैं, IPCC की रिपोर्ट्स हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बातें करते हैं, तो बहुत पेरिस एग्रीमेंट अभी उसी पे हुआ है, आपको मालूम है। इसके अलावा आपको ये मालूम है कि बहुत सारी बातें, अगर हम इनफैक्ट समिट्स की भी बात करते हैं तो ग्लासगो समिट हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं। तो एक तरह से बहुत अलार्मिंग फाइंडिंग है, खोज बोला मैंने, पर मेरे ख्याल से हिंदी में खोज है तो क्या ना फाइंडिंग का ठीक है, खैर, सॉरी फॉर द बैड थ्रोट। अगेन, एंटार्क्टिका's कोस्टल ग्लेशियर्स जो हैं वो शेडिंग आइसबर्ग्स मोर रैपिडली देन नेचर कैन replenish, doubling previous estimates of losses from the world's largest ice sheet over past 25 years। मतलब बेसिकली हम जितना सोच रहे थे, जो हमने अनुमान लगाया था, उससे तकरीबन डबल जो है वो हो रहा है, वो डबल जो है वो लॉस हो रहा है, मतलब हमारे अनुमान से कई गुना ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, बहुत ख़तरनाक सिद्ध हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल कैटास्ट्रोफीज़ की। मैं इतनी ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो गैसेज हम इमिट कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज की जो समस्या है, GHG गैसेस की, जिसको हम बोलते हैं GHG बोलते हैं, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस जिनको बोला जाता है, ऑब्वियसली उनकी मात्रा जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इतना ज़्यादा एक्सेस में हम उनको रिलीज़ कर रहे हैं जितना अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो ये क्या हो रहा है इसकी वजह से ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा रेडिएशन नहीं कर पा रही हैं जितना उनको करने की ज़रूरत है, और उसकी जगह क्या हो रहा है, आपको जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज होता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं थिनिंग ऑफ एंटार्क्टिक आइस एज ओशन वाटर्स मेल्ट हैज स्प्रेड फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स आउटवर्ड एजेस इनटू its interior, almost doubling in the western parts of the ice sheet over the past decade. In recent decades, warming oceans have weakened the shells from underneath. अब ये क्या दिक्कत हो रही है, जो वार्मिंग हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे मैंने आपको समस्या बताई, तो उसके कारण अब वार्मिंग जब हो रही है ओशंस की, तो वो क्या कर रहे हैं, वो शेल्स को अंदर से जो है, अंदर की तरफ जो शीट है अंडरनीथ, उसको भी ऊपर से जो इफेक्ट हो रहा था वो तो हो ही रहा था, और जो नीचे की हैं, क्योंकि ऊपर का जो था आप मान लेते हैं कि ऊपर सतह पे तो ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की सतह जो है वो भी गर्म होती जा रही है, मतलब वाटर जो टेम्परेचर है वो भी राइज होता जा रहा है, तो अंडरनीथ जो शेल्फ हैं वो भी डिप्लीट होते जा रहे हैं, वो भी मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। इसकी वजह से आप मान सकते हैं कि 149 मिलियन टन अ ईयर फ्रॉम 2002 टू 2020, ठीक है। आप समझ लीजिए कि ये 149 मिलियन टन इस रफ्तार पे ये मेल्ट हो रहा है। अब आप ये समझ रहे हैं कि इस रफ्तार पे अगर ये मेल्ट हो रहा है तो कितना इसके पास अभी टाइम बचा है हमारे पास। और आप अगर ये मान लीजिए कि अगर ये पूरा मेल्ट हो गया तो आप में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर हमें ये लगता है कि एंटार्क्टिका में अगर कोई चीज़ मेल्ट हो रही है तो उसका असर हम पे नहीं आएगा, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी। जैसे मैं बार बोलती हूँ कि हमने जो सरहदें हैं ना वो ज़मीन पर खींची हैं, हम पानी में सरहदें नहीं खींच पाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मालूम है एंटार्क्टिक, पैसिफिक, और ये जब हम समझते हैं ना एंटार्क्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, तो ये हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है। वहाँ पे कोई ऐसी बड़ी सी कोई बाउंड्री नहीं लगी हुई है कि यहाँ पे जो है ये पैसिफिक ख़त्म हो गया और यहाँ पे जो है अटलांटिक महासागर शुरू हो गया, ठीक है। अगर एक जगह पे पानी का लेवल बढ़ना चालू होगा तो पूरी दुनिया में जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, जितनी ओशन वाटर बॉडीज़ हैं, सब में पानी का लेवल बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल जितने एरियाज़ हैं, पोर्ट्स हैं जितने, वो सारे फ्लड होंगे, और सारे फ्लड होंगे तो कितनी मैसिव जनसंख्या होगी। आप ये समझ लीजिए कि 70% जो ग्लोब पे पानी है, तो आप 70% आप समझ लीजिए कि किस लेवल पे अगर ये पानी बढ़ना चालू हुआ तो ना क्या सिर्फ ऐसा होगा कि सिर्फ कोस्टल क्षेत्र होंगे, ऑफकोर्स कोस्टल क्षेत्र तो स्वाइप ऑफ ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो बाकी हैं, अगर आपको क्या लग रहा है कि कोई भी जगह आपको लगता है कि उसमें सर्वाइवल पॉसिबल होगा, लाइक मैनकाइंड का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा, वी विल बी स्वाइप्ड ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, राइट। सो इट इज़ जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ मच
मच वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस, कितना ग्रेव सिचुएशन है, मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। नाउ एंटार्क्टिक आइस जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्या करती है, बहुत बड़ा काम ये करती है कि टेम्परेचर को वो लिवेबल बनाती है। कैसे करती है, क्योंकि इतनी बड़ी शीट है, आप सोचिए कि जब इस लेवल पे वो डिप्लीट हो रही है उसके बाद भी इतनी बची है तो कितनी बड़ी वो कवर होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है सन रेज को अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जिससे टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल स्तर पे बना रहता है। मेल्टिंग ऑफ द आइस ऑन अंटार्कटिका वुड रेज ग्लोबल राइज, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, फ्लडिंग अराउंड द वर्ल्ड। The oceans surrounding the continent support masses of world sea life, of course। जब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगी तो सी लाइफ, मरीन लाइफ, ये तो खैर डिस्टर्ब हो ही रही है, और ये तो वैसे भी डिस्टर्ब हो रही है। अगर आपका पानी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो आपकी मरीन लाइफ है वो तो ऑलरेडी इफेक्ट हो ही रही है इससे, है ना। एंटार्क्टिका इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल लेबोरेटरीज विच इज़ वाई सो मेनी साइंटिस्ट ब्रेव टू कोल्ड टू वर्क देयर। यहाँ पे आपको मालूम है एंटार्क्टिका में, इनफैक्ट हमने भी अभी बात की थी, हमारा भी जो एंटार्क्टिका बिल है उसमें हमने बात की थी कि किस तरह हमारे जो अभी बिल पास हुआ है एंटार्क्टिका का, है ना। आपको मालूम है कि हमने उस पर डिस्कशन किया था कि हमारी जो एंटार्क्टिका में आपको ऐसा फ्री जोन माना जाता है, वहाँ पे कोई एक जो परमानेंट सेट ऑफ रेजिडेंस नहीं है वहाँ पे, या आप कह सकते हैं एक सिटीजनशिप नहीं है वहाँ पे, तो लोग जो है पूरी दुनिया के वो वहाँ पे जाते हैं। और उसको ये कहा गया है, जैसे आपको मालूम है ना, कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ख़राब या गलत काम नहीं होगा, और सारी कंट्रीज़ जो है वो कोलैबोरेटिव वे में वहाँ पे आएंगी, अपना रिसर्च सेंटर बनाएंगी, रिसर्च स्टेशन बनाएंगी, काम करेंगी, एंड दे विल डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसको एज अ ग्राउंड जीरो के तौर पे भी आप समझ सकते हैं। और इसी वजह से अभी एंटार्क्टिका की संधि जो है, बिल जो है, वो भी इंडिया में भी पारित हुआ था, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो ये आपको पता होगा, ठीक है। इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ अब हम 13 अगस्त की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ नैनो यूरिया प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। 6 crore bottle of nano urea equivalent to 27 lakh metric ton of unconventional urea will be produced and made available to farmers in 2022-23। कई बार ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये जो आंकड़े हैं ना, मतलब आपको क्या है, 6 करोड़ बॉटल जो है वो नैनो यूरिया की, जिसमें आप तकरीबन मान सकते हैं कितना, 25 लाख मेट्रिक टन जो है यूरिया का, 27 लाख मेट्रिक टन जो है यूरिया का, वो विल बी प्रोड्यूस्ड एंड मेड अवेलेबल टू फार्मर्स इन 2022-23 के मतलब आपको ये जो तत्कालीन आपका चल रहा है, क्या चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर, उसी की बात हो रही है। नैनो यूरिया बेसिकली क्या होता है, नैनो यूरिया को समझो, नैनो यूरिया अपने आप में एक पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन है फर्टिलाइजर, जिसको इफ्को ने, ठीक है, डेवलप किया था नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने एट कलोल विद नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल फ्रॉम 20 to 50 nm। अब ये कई बार क्वेश्चन क्या है, किस तरह के आ जाते हैं कि नैनो यूरिया वाज डेवलप्ड बाय हुम, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए आंसर जो है इसका, इफ्कोस नैनो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है। NBRC भी बोला जाता है इसको, NBRC एट कलोल, कहाँ पर है ये, कलोल में, ठीक है। अब इसमें आप कह सकते हैं ये किस लिए जानी जाती है, ऑफ कोर्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या क्रॉप यील्डिंग बढ़ाने के लिए, तभी ये फार्मर्स को दी जा रही है ना। और इसमें आप कह सकते हैं कितना कर सकता है ये, टू ट्यून ऑफ 8%। नाउ न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट यूज्ड बाय प्लांट्स ऑफ नैनो यूरिया इज ओवर 80% अगेंस्ट 30 to 50% ऑफ कन्वेंशनल ग्रैनुअल यूरिया। मतलब आप क्या कह सकते हैं, कितना तकरीबन फ़र्क आ जाएगा, 30 से 40% के आसपास का फ़र्क आएगा, मतलब मोटे मोटे तौर पे। यहाँ पे जो लिखा गया है वो 30 से 50 ऑफ द कन्वेंशनल लिखा हुआ है, लेकिन जो मोटा मोटा हमारा जो आकलन है जिसको हम कहते हैं, उसमें आप ये मान के चलिए कि 80% अगर हो रहा है यहाँ पे, तो मोटे मोटे तौर पे हम ये मानते हैं कि अलग अलग रीजन टू रीजन डिफरेंस आएगा, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि 30 से 40% का फ़र्क तो आएगा ही, ठीक है। इतना तो हम मान के चल ही रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नैनो यूरिया में क्योंकि हाई सर्फेस मास रेशियोज़ हैं, दैट हेल्प्स इन रिलीजिंग न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपको मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और टाइम इफेक्टिव भी होगा। इसके अलावा देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर द हार्म और एक्स्ट्रा, आप कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे उसको हम, कि एक्स्ट्रा एक्सपोजर का भी कोई ख़तरा जो है, या कोई जिसको कहते हैं कोई चांस वहाँ पे नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन फ्रॉम कन्वेंशनल यूरिया गोज वेस्ट ड्यू टू लीचिंग कंटामिनेटिंग सॉइल एंड वाटर बॉडीज़। ये आपको मालूम है कि क्या होता है कि कई बार हमें मालूम
है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इसकी हम बात करते हैं कंटामिनेशन ऑफ दी वाटर बॉडीज अराउंड दैट, राइट। तो हमें मालूम है कि कई बार होता है कि आपने कई जगह सुना होगा कि यूरिया युक्त जो है वो आपको वहाँ पर पता चला कि जो पानी है, जो लोकल पानी है, नहर का पानी है या तालाब का या नदी का पानी है, वो जो है कई बार बहुत कंटामिनेट होता है। तो ये जो है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर आप बात करते हैं तो इससे आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को कम कर सकते हैं, है ना। ये जो कंटामिनेशन ऑफ वाटर है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वोलेटाइलाइजेशन एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू द एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये चीज़ इससे नहीं होगी। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि कन्वेंशनल यूरिया के जो फ्लिप साइड हैं वो इसमें नहीं है, राइट। चाहे वो आप कह सकते हैं वाटर बॉडीज़ का कॉन्टेमिनेशन की बात कर लीजिए, या फिर अगर आप बात करते हैं एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग का, ये जो भी फ्लिप साइड्स हैं वो इसमें नहीं है। कई बार ज़बान जो है वो लड़खड़ा जाती है पढ़ाते पढ़ाते, तो ये टीचर्स के साथ भी होता है, ठीक है। नाउ अब हम 13 अगस्त की एक और न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं। इंडिया अर्जेस द एक्सरसाइज ऑफ रिस्ट्रेंट अवॉइडेंस ऑफ यूनिलैटरल एक्शन टू चार्ज द स्टेटस क्वो ऑफ ताइवान। अब ताइवान के मामले में आपको मालूम है ताइवान के साथ अभी चाइना का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वुड बी एक्सपेक्टेशन इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव टर्म। हम डर रहे थे basically, right? The whole world was kind of taken aback by the China's जो चाइना ने एक आप कह सकते हैं थ्रेट पोज किया था, ठीक है, ताइवान के लिए। एंड वी वर लाइक ड्रेडिंग द फैक्ट कि हो सकता है व्हाट इज़ हैपनिंग विद रशिया एंड यूक्रेन, ये चीज़ जो है वो चाइना ताइवान के साथ भी हो, और वर्ल्ड वॉर 3 जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम वी वर स्टैंडिंग एट द वर्ज ऑफ दी वर्ल्ड वॉर 3। और हम ये भी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन के मामले में थोड़ा सा ख़तरा कम इसलिए था, हालांकि उसके फ्लिप साइड्स बहुत हुए। आपको मालूम है ऑयल प्राइसेस किस तरह से हुए, या गैसेस को लेके किस तरह के क्राइसिस जो हैं पूरी दुनिया में हुए, या किस तरह से आड़े हाथों यूरोपियन कंट्रीज़ ने या अमेरिकन कंट्रीज़ ने या अमेरिका ने हमको लिया था, राइट, बिकॉज वी टुक द पेट्रोल फ्रॉम देम। बट इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे जो ख़तरा हमको ज़्यादा था चाइना और ताइवान के मामले में, बिकॉज इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब वो रशिया और यूक्रेन की इकोनॉमी से बहुत बड़ी इकोनॉमी थी। चाइना की अकेले की जो इकोनॉमी है वो आप मान सकते हैं कोई रशिया और यूक्रेन की इकोनॉमी को मिला के भी उतनी नहीं है। मतलब काइंड ऑफ 12-13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है चाइना की अकेली थी, ठीक है। तो ये एक ख़तरा था हमको। और जब चाइना ने ख़ास तौर पे ये बात बोली कि भाई अमेरिका को जब उनने दिया कि भाई वो नांसी पॉवेल को आने से जब उन्होंने थ्रेट किया कि वो आएंगी तो बहुत दिक्कत है, तो आपको ये मालूम था कि कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका भी आमने सामने आ जाएगा इन चीज़ों को लेकर, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अब इंडिया ने क्या किया है, अर्ज एक्सरसाइज ऑफ रिस्ट्रेन अवॉइडेंस ऑफ यूनिलैटरल एक्शंस टू चेंज द स्टेटस क्वो ऑफ ताइवान। अब ताइवान में आपको मालूम है ताइवान के साथ प्रॉब्लम क्या थी। ताइवान एक छोटी सी कंट्री है जो कि चाइना के पास है, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है कि मेनलैंड चाइना कहता है कि हम असली चाइना है, ताइवान कहता है कि हम असली चाइना है, ठीक है। और चाइना का कहना है कि ताइवान को हमें मिलना चाहिए, ताइवान कहता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। और असली चाइना क्योंकि हम हैं, ये PRC है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये ROC है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ताइवान अपने आप को क्या बोलता है, ROC, विच इज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये फाइट जो है बहुत लंबी चल रही है। अब बैकड्रॉप अगर हम समझें तो इंक्रीजिंग चाइनीज एग्रेशन अगेंस्ट ताइवान, इंडिया ने क्या अर्ज किया है, रिस्ट्रेन करने के लिए अवॉइडेंस ऑफ यूनिलैटरल एक्शंस टू चेंज द स्टेटस क्वो, डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन एंड एफर्ट्स टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। अब हमारा कंसर्न जो है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बनी रहे और आप कह सकते हैं नियंत्रण में रहे हालात, है ना। मतलब ये है कि हमें मालूम है कि इंडिया, चाइना और ताइवान दोनों ही आपको मालूम है एशियन कंट्रीज़ हैं, राइट। अगर यहाँ पे दिक्कतें बढ़ती हैं तो दिक्कतें हमारे लिए भी बढ़ेंगी। उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यहाँ पे आए और हम पे ना आए। स्पेशली विद आवर ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, तो हम कहीं पे भी ये नहीं चाहेंगे कि ताइवान ऑब्वियसली उनके अंडर चला जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, हम ये नहीं चाहेंगे कि और जितने स्ट्रेस अभी चल रहा है, बिकॉज रशिया यूक्रेन को लेके ही अभी जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ जो हैं वो उभर नहीं पा रही हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड, राइट। तो अभी हम क्या नहीं चाहते कि हम नया एक सरदर्दी जो है वो नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम शांति जो है बहाल हो पाए और जो हालात हैं वो कम से कम स्टेटस क्वो की स्थिति में चल सके। मतलब वो ठीक नहीं भी हो रहे हैं तो और बदतर ना हो, ठीक है, ये बात है। अब सीम्स टू बी पॉलिसी चेंज एज इट हैज़ नॉट बिन इंडियाज कन्वेंशनल प्रैक्टिस टू रिमार्क अनलेस देयर इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू द सिक्योरिटी फ्रॉम इट्स नेबरहुड। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी के लेने देने में कभी नहीं रहे, है ना। मतलब इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, अगर वर्ल्ड वॉर्स
की भी आप बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 की, 2 की, उसके बाद की अगर आप कोल्ड वॉर की बात करते हैं या आप अलायंस की बात करते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो हम बेसिकली ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे, लेकिन चलिए उसके बाद भी अगर बात करते हैं तो हमने हमेशा नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसीज़ ली हैं, पाथ पे हम चले हैं, ठीक है। मतलब क्या, हम कभी भी किसी एक गुट के साथ नहीं हुए, गुट निरपेक्षता जो है वो हमारा बेसिक मूल्य है ना। मतलब पंचशील अगर आप बात करते हैं या अगर हम बात करते हैं कि हम हमेशा न्यूट्रल रहे, ऐसा नहीं था। रशिया से हमारी घनिष्ठता जो थी वो ज़्यादा थी, बट वी वर नेवर डायरेक्टली लाइक वेरी ऑब्वियस वे में हमने ऐसा नहीं किया कि हम बिल्कुल पूरी तरह रशिया के अलाय बन गए और अमेरिका के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। वो चीज़ अलग है कि कोल्ड वॉर में जिस तरह की सिचुएशन बनी वो चीज़ें अलग थी और अमेरिका थोड़ा सा अलग हो गया हमसे, वो सब हालात ठीक थे। लेकिन हम नॉर्मली किसी के मामलों में या किसी के भी इंटरनल मामले में किसी भी कंट्री के हम नहीं बोलते अनलेस जब तक वो हमें डायरेक्ट कोई पोज नहीं होता खतरा। हमें यहाँ पे अपने नेबरहुड से डायरेक्ट खतरा पोज हो रहा है, इस वजह से हम बोल रहे हैं, अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं बोलते। तो यहाँ पे जो हमने ये जो हमने स्टेटमेंट दिया है, इट इज़ बेसिकली अगेंस्ट आवर ग्रेन्स, मतलब इट इज़ बेसिकली अगेंस्ट अ बेसिक नेचर, हम ये नहीं करते, ठीक है। ऑल्सो दिस स्टैंड्स इंडिकेट दैट इंडिया डजंट कंसिडर ताइवान एज चाइनाज इंटरनल मैटर। और दूसरी बात ये है, ये इसको इस तरह भी देखा गया है, जो हिस्टोरियंस हैं उनका ये कहना था कि हमारा जो चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें चाइना के अगेंस्ट खुल के कभी किसी ने नहीं बोला, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो अमेरिका ने भी, इंडिया ने भी, किसी ने भी एक तरह से चाइना को ही, मेनलैंड चाइना को ही चाइना माना है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो चाइना और ताइवान के मामले में लोग जो है खुल के थोड़ा सा समर्थन जो है ताइवान का करने लगे हैं इन द सेंस, राइट। और यहाँ पे भी अगर आप ये देखते हैं कि जो स्टेटस को मेंटेन करने की बात आई है, तो इसमें एक तरह से ये भी देख रहे हैं, जो आपको मालूम है जानकार लोग उसको इस तरह से देख रहे हैं कि इंडिया का स्टैंड अब ये भी है कि वो ताइवान का जो मामला है या कॉन्फ्लिक्ट है वो ताइवान का वो इंटरनल मामला नहीं मानता चाइना का, ठीक है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमें ये मालूम है कि इस तरह से अगर हम हर चीज़ पे चुप्पी साध लेंगे तो कल को अगर वो अरुणाचल प्रदेश में, जैसे हमारे यहाँ आने के उसमें है मूड में, फिराक में, कि वो दिखा दिया उनने अपने मैप पे कि अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है, तो अगर हमने अभी नहीं बोला तो धीरे धीरे चीज़ें कितनी बदल जाएंगी कि कोई भी हमारे फेवर में नहीं बोलेगा और चीज़ें बहुत अलग फ्लिप साइड पे चली जाएंगी, राइट। तो ये इंडिया का स्टैंड है इस पर। इंडिया की क्या कंसर्न है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में, हम पहले ये बात समझ लेते हैं। ताइवान जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इतना सा ताइवान है, इतना बड़ा सा चाइना है, ठीक है। यहाँ पर है ताइवान। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ताइवान जब इतनी छोटी सी कंट्री है तो उसके पास जब इतनी बड़ी कंट्री है तो पहली बात तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों है कि चाइना चाहता है कि ताइवान हो। 2-3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना इस वजह से कंट्रोल चाहता है ताइवान का क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी हेजमनी जो है स्थापित करता है, और कहीं ना कहीं आप एक कह सकते हैं ना कि ईगो मसाज करने वाली भी बात होती है, क्योंकि ताइवान अपने आप को असली चाइना बोलता है, विच इज ROC, है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, और ये अपने आप को क्या बोलता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। तो ये आप जानते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जब ये अगर ताइवान को ले लेगा तो इसके साथ एक आपका जो बहुत सालों का पुराना एक जो उसको आप कहते हैं कि एक फास है जो भी हुई है वो जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि ताइवान छोटी कंट्री ज़रूर है लेकिन दुनिया की सबसे बड़ा हब माना जाता है इसको चिप मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो चिप अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कहाँ होती हैं, ताइवान में होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इसको एक वाइबिलिटी जो है वो बहुत बिजनेस वाइबिलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो ये अगर इसके अंदर आ जाता है तो यहाँ पे इसको सीधा आपको मालूम है कि ये जो है ताइवान रास्ते में आ रहा है, और अगर यहाँ पे ये इसके अंडर आ जाता है तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो ओशन का रीजन है वो चाइना के अंडर आ जाएगा, चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा, डोमिनेंस में आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ से अगर आप बात करें तो आप जैसे यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ये मालूम है कि यहाँ से US का जो रास्ता है वो चाइना के लिए सीधे वो निशाना साध सकता है, या सीधे एक तरह से जो है एकदम ताइवान अगर आ जाता है तो वो पूरा का पूरा जो पैसिफिक का रीजन है वहाँ वो बहुत ससेप्टेबल हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। डोमिनेंस जो है चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ ये है कि जब हम चाइना की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि उसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है उसका वो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ चलता है, इवन जिन कंट्रीज़ के साथ वो बॉर्डर नहीं शेयर करता, जिसका उससे लेना देना भी नहीं है, उसके साथ भी उसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट चलता है, और वो कह देता है उठा के मुँह उठा के कि हमारे क्षेत्र में आता है। जैसे अपने लिए अरुणाचल प्रदेश को कह देता है, आपको तिब्बत के साथ मालूम है, हांगकांग के साथ मालूम है, और भी सारी चीज़ें। मतलब चाइना के साथ जो उसका अगर आप देखें उसका इतिहास वो इस तरह का रहा है, ठीक है। तो उसको इस तरह का जो लैंड आप कह सकते हैं कि एक्विजिशन वाले जो प्रॉब्लम है उसके साथ वो है। और दूसरी बात वो ये है कि उसका जो एक रीज़न है वो क्या है कि वो पूरे के पूरे उस पर एक डिप्लोमेटिक
सुप्रीमेसी चाहता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक पूरे रीजनल सुप्रीमेसी के साथ साथ उसका अब नज़र जो है उसकी वो ग्लोबल हेजमनी पे है, ठीक है। तो इस पे आप एक बात से ये चीज़ें आपको चाइना के समझ में आती हैं। अब इसमें आप एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर हमें इससे क्या प्रॉब्लम है, हमारी कंसर्न ये है कि अगर इंडिया और चाइना का जो चाइना और ताइवान का जो कंसर्न चल रहा है उससे वो पूरे का पूरा जो क्षेत्र है, क्योंकि ताइवान कोई भी कंट्री अपना जिसको आप कहते हैं सुप्रीमेसी, अपना जो लगाम है वो किसी और कंट्री के हाथ में तो नहीं देगी, है ना। ये कोई कॉलोनियल राज तो चल नहीं रहा है, कॉलोनियल टाइम तो चल नहीं रहा। ये 21वीं सदी का वक्त की दुनिया है। 21वीं सदी में सारी ही कंट्रीज़ जो है बहुत अप है अपने गेम में, ठीक है, डिफेंस का। तो इसमें क्या होगा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर एस्केलेट होगा प्रॉब्लम तो वो सबको अफेक्ट करेगा, ठीक है, सबको अफेक्ट करेगा इन द सेंस का आप कह सकते हैं कि पूरा इंडो पैसिफिक जो है इससे रीजन जो है इससे अफेक्ट होगा। पूरा इंडो पैसिफिक छोड़िए, पूरा ग्लोब होगा, ठीक है। अमेरिका भी होगा, रशिया तो अपने उसमें प्रॉब्लम्स में है ही, पूरा यूरोप होगा, सब होंगे इसमें इनफैक्ट, ठीक है। अब लेकिन हमारे लिए इंडिया पॉलिटिकल मिलिट्री इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो गोल्स विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट राइजिंग पावर इन द रीजन, तो हम दो चीज़ें चाहते हैं। पहली चीज़ तो हम ये नहीं चाहते कि इंडो पैसिफिक की जो कमान है वो चाइना के हाथ में जाए। उसका भी कारण हमारे पास क्या है कि अगर चाइना के हाथ में वो कमान चली गई तो हमारे लिए जो चीज़ें मुश्किल हैं वो और ज़्यादा बदतरीन हो जाएंगी, है ना। क्योंकि हमें मालूम है कि इंडिया में अगर आप देखते हैं तो ऊपर हमारे सर पे क्या है, रशिया यूक्रेन लड़ रहा है। हमारे उस साइड देखते हैं हम तो पाकिस्तान बैठा है, साइड में तालिबान बैठा है। इस साइड अगर हम देखते हैं तो चाइना बैठा है, चाइना से हमें वैसी प्रॉब्लम है। अब वो ताइवान के साथ इशूज़ हो गए तो आप समझ लीजिए कि हमारी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा हर तरफ से वल्नरेबल हो रही है ना। श्रीलंका में आपको मालूम है तख्ता पलट हो ही गया है, वहाँ के क्या हालात हैं, वो भी एक तरह से जो ऑब्लिगेशन में है वो चाइना के हैं, है ना, उनकी कैश चेक पॉलिसी को लेके। तो अगर आप ये देखते हैं तो आपको मालूम है कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल पोजीशन हो जाएगी इंडिया की। इस वजह से हम नहीं चाहते कि यहाँ पे और भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, इस वजह से हम स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं और हम ताइवान की सुप्रीमेसी को भी हम क्या कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम मतलब जो सॉवरेनिटी है ताइवान की उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट क्या देखते हैं, सिमिलरली अगर आप देखते हैं स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी देखी गई है चाइनाज एक्टिविटी अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं ना LAC एंड इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस इन ताइवान स्ट्रेट। मतलब काफ़ी कुछ ताइवान स्ट्रेट को भी वो बिल्कुल उसी तरह से हथियाने के मूड में है जिस तरह के ऑपरेशंस जो वो यहाँ पे करते हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो हमारे यहाँ करते हैं। बिल्कुल अगर आप स्ट्रैटेजिक मूव उनके देखें तो आप देखेंगे कि जो डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि तकरीबन उनके मूव एक जैसे हैं, ठीक है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको मालूम है हमारे यहाँ बना ही रहा है, मतलब ब्रिज वगैरह वो बना ही चुका है, अपने मैप में वो दिखाई चुका है, अंदर डोकलाम और गालवान तक वो आ ही चुका है, ऊपर अक्साई चीन जो है वो पूरा हथिया ही चुका है, तो ये आपको मालूम है, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है हम एक नई थ्रेट अपने लिए पोज नहीं करना चाह रहे हैं। इट्स बीन कंसिडर्ड एज चाइनाज वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग इट्स एग्रेशन, एस्केलेशन एंड वायलेटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ अदर कंट्रीज। और ये देखा जा रहा है कि ये जो तरीका है इसका काम करने का, ये जो इसकी मोडस ऑपरेंडी जिसको हम कहते हैं, एक स्पेसिफिक तरीका काम करने का, ये हर जगह देखा गया है। जो कंट्री पे वो एनेक्सेशन करना चाहता है उस पर वो नॉर्मलाइज कर देता है उसको, हाउ बाय बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय बिल्डिंग डिफरेंट थिंग्स। अभी जैसे आपको मालूम है जो पाकिस्तान और चाइना कॉरिडोर, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्टी नोट सीरीज की है, वो भी एक इसी तरह का आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट कहां से किया है, वो POK से, है ना, विच इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और कहां तक ले गए उसको, ग्वादर पोर्ट तक। तो मतलब आपको क्या मालूम है उन्होंने लाइन कैसे खींची है, पूरा अक्रॉस दी इंडियन, आपको मालूम है कि हमारे जो कंट्री का जो जुरिडिक्शन है उसको क्रॉस करते हुए, ट्रेस पास करते हुए पाकिस्तान तक निकले हैं, जबकि वो दूसरा वे भी जा सकते थे, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दे आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग इट। तो हमें इस वजह से इस पर ज़्यादा कंसर्न है। नाउ हमारी पॉलिसी ताइवान को लेके क्या है, हम बता चुके हैं। वन चाइना पॉलिसी जो है वो हम मानते हैं, ठीक है, वो हमने मान ली है 1949 से, जिसमें फॉर्मेलिटी जो है हमारा कोई भी फॉर्मल रिलेशन ताइवान के साथ नहीं है। हालांकि उनका अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका जो एम्बेसडर का ऑफिस है वो हमारे यहाँ है, हमारा जो है वो उनके यहाँ है, वो सब कुछ है। इनफैक्ट इनकी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उसमें ऑनलाइन हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने शिरकत भी की है, लेकिन उसके बावजूद हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, ठीक है, ऑफिशियली हम मानते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं तो उसमें ये बात होती है कि वन चाइनीज गवर्नमेंट है एज अपोज टू चाइनीज स्टेट। अब इनका ये मानना है कि सेपरेट चाइनीज स्टेट जो है वो नहीं है, एक ही चाइना की गवर्नमेंट है, ये मानते हैं, ठीक है, चाइना ये मानता है। वाइल एडरिंग टू द OCP इन जॉइंट स्टेटमेंट टिल 2008, इंडिया ने ताइवान को कभी भी पार्ट नहीं माना हमने, लेकिन एक और चीज़ है कि हमने ताइवान को चाइना का पार्ट कभी भी नहीं माना है। उसके अलावा लेकिन अगर आप बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारे समीकरण बदल रहे हैं, जैसे जैसे हमारा चाइना के साथ जो हमारा जो रिलेशन है और कॉन्फ्लिक्ट है वो
बढ़ता जा रहा है, तो हमारा जो स्टैंड है ताइवान को लेके उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। मतलब आप 2010 से देख सकते हैं कि इंडिया ने मेंशनिंग ओसीपी को हमने मेंशन करना बंद कर दिया है, जिसको हम 1949 से मान के या लेके चल रहे थे, ठीक है। अगर आप इसमें बात करते हैं तो अब वन इंडिया पॉलिसी को अपहोल्ड करने की बात आ रही है, ठीक है। मतलब ये हो रहा है कि इंडिया हैज़ ऑल्सो साइंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है, ठीक है, बायलैटरल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमने साइन किया है ताइवान के साथ, सॉरी, और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो भी हमने ताइवान के साथ की है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हम ताइवान को रिकग्नाइज करने लगे हैं नक्शे पे, दुनिया के नक्शे पे, जो अभी तक आप कह सकते हैं कि बहुत ऑब्वियस वे में हम नहीं करते थे 1949 से, ठीक है। वो चीज़ें समीकरण जो है 2008 के बाद से जैसे जैसे चाइना की गतिविधियां जो हैं वो एग्रेसिव होती जा रही हैं, हमारी जो नीति है वो भी परिवर्तित होती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। India adds 11 more wetlands to the list of Ramsar sites to make total 75 sites। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। पहले 4 साइट्स थी हमारे यहाँ। रामसार क्या है? रामसर या रामसार बोला जाता है, रामसर भी बोल सकते हैं आप इसको। ये बेसिकली इंडिया की जगह नहीं है, लोग इसको अक्सर कंफ्यूज होते हैं नाम से। यहाँ की जगह नहीं है, ये एक ट्रीटी साइन हुई थी 1972 में, ठीक है, 1971 में, ठीक है, 1971 में हुई थी ये ट्रीटी साइन। और ये ईरान में एक शहर है जहाँ पे वेटलैंड्स को प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स के ऊपर एक ट्रीटी हुई थी, उस पे आता है ये, ठीक है। और उसमें हम बात करते हैं। अब वेटलैंड्स आपको मालूम है क्या होते हैं? वेटलैंड्स फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं, वेटलैंड्स जो हैं वो सॉल्टी वाटर के भी हो सकते हैं। आप कह सकते हैं जिसको आप कहते हैं कि पानी, जिसको आप समझते हैं कि जहाँ पे किस तरह से आप वेटलैंड समझते हैं, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेटलैंड। ये आपको समझ में आ रहा है, सुंदरबन जो है, डेल्टा जो है, वेटलैंड है एक तरह से, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी जगहें जो हैं वो आई हैं, इंक्लूड हुई हैं, ठीक है। आप इसमें समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कन्वेंशन साइट पे ये नाम जो है कई बार आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ का भी हिस्सा रहे हैं। अगर आपने रेगुलर फॉलो करते हैं, अगर आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नल वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा ये साइट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती हैं। अब ये आ गए हम 14, 15, 16 अगस्त पे, ठीक है। अब इसमें 11 साइट जो है इंक्लूड हुई हैं, जिसमें से 4 जो है तमिलनाडु में है, ठीक है, 3 उड़ीसा में है, 2 जम्मू एंड कश्मीर में है, 1 जो है मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है। वेटलैंड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशनल लैंड्स होती हैं जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच में होती हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं वाटर टेबल जो है यहाँ पे हाई रहता है, वाटर टेबल रहता है, मतलब वाटर हमेशा रहेगा वहाँ पे सर्फेस पे, और लैंड जो है वो मार्श वाटर में कवर्ड रहेगी, है ना, मार्शी लैंड जिसको हम कहते हैं, मार्शी लैंड रहेगी और शैलो वाटर रहेंगे, बहुत गहरा पानी नहीं रहता। तो आपको मालूम है, जैसे मैंने कहा ना कि उसमें बहुत गहरी जड़ें नहीं जाती हैं, लेकिन बहुत गहरा पानी नहीं रहता, लेकिन आप उसमें पानी हमेशा रहेगा, है ना, तो उसको हम कहते हैं वेटलैंड्स, राइट। अब इंडिया जो है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी रामसर कन्वेंशन की, जैसे मैंने कहा 1971 में ईरान में हुआ था, जो कि फ्रेमवर्क देता था कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स का एंड देयर रिसोर्सेज का। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, एक तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि रामसर कहाँ पे हुआ था, 1971 है। एग्जैक्ट फोकस क्या था? कन्वेंशन एंड यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ वेटलैंड्स था एंड देयर रिसोर्सेज। तीसरा था तमिलनाडु में, अगर आप बात करते हैं, मैक्सिमम ऑफ रामसर साइट्स हैं यहाँ पे, जो कि 14 हैं भारत में, ठीक है, जिसमें यूपी जो है वो सेकंड नंबर पे है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये पूछा जाएगा आपसे, पहले कितनी थी? 4 हुआ करती थी, उसके बाद बढ़ते 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 बढ़ी हैं ये, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पर बढ़ी हैं, अभी कहाँ बढ़ी हैं, तो तमिलनाडु में बढ़ी हैं, जिसके बाद उसका नंबर जो है वो हो गया है कितना, अगर आप बात करते हैं तो 14, ठीक है। और उसके बाद आता है यूपी का नंबर, इसके बाद आपको ये साइट्स का मालूम है, इसमें नाम जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैंने स्पेसिफाई किए हैं। अब इसको देख लो क्या है, पहली नाम जो है वो क्या है, नए रामसर साइट्स हैं ये, पुराने नहीं है, ठीक है, वो तो बहुत सारे 75 हैं, कहाँ तक पढ़ेंगे अपन। टैम्पारा है, टैम्पारा लेक कहाँ पर है? फ्रेश वाटर लेक है गंजन डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो पाई जाती हैं उनका भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा, कहाँ पर है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, कॉमन पोचर यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं और सिप्रोनस कार्पियो मिलते हैं। फिर आता है आपका हीराकुंड रिजर्वॉयर, ये कहाँ पे है? लार्जेस्ट अर्दन डैम है महानदी रिवर में, जो कि 1957 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज क्या है? कॉमन पोकर्ड यहाँ पे भी मिलती है, रेड क्रेस्टेड पोकर्ड भी मिलती है, और ग्रैंड चेस्टेड
ग्रीब मिलती है। अब अंसुपा लेक क्या है? इट इज ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय रिवर महानदी एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन कहाँ पे? उड़ीसा, है ना। तो अंसुपा लेक वैसे भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ा अगर आप मानते हैं स्टेट ऑफ उड़ीसा में तो यही है, ठीक है। अब इसमें कहाँ पर है? ऑब्वियसली यू नो उड़ीसा में है। कौन कौन सी स्पीशीज़ जानी जाती हैं वो भी मैंने जैसे कहा, स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है आप वो समझ लीजिए, कौन से एरियाज हैं उनकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, कौन से क्षेत्र में आते हैं वो समझ लीजिए, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। यशवंत सागर जो है, यशवंत सागर आपको मालूम है बहुत फेमस है, कहाँ पर है? मालवा रीजन में पड़ता है ये, और इसको मध्य प्रदेश में आता है। इसके अलावा चित्रांगदी बर्ड सेंचुरी जो है इसको क्या बोलते हैं? चित्रांगदी कनमोली बोलते हैं इसको। प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि डिक्लेयर्ड बर्ड सेंचुरी है। इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें और भी समझ रहे हैं। आपको जैसे उड़ीसा का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक समझ में आया, वैसे ही यहाँ पे आपको समझ में आया कि डिक्लेयर्ड बर्ड सेंचुरी कौन सी है? चित्रांगदी बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। इसमें जब हम बात करते हैं तो सुचिंद्रम तेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है ये भी, एंड लाइज करता है कहाँ पे? सदर्न टिप ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईओवर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। इंपॉर्टेंट स्पीशीज अगेन कॉर्मोरेंट है, स्पॉट बिल डक है एंड हेरन्स हैं, ठीक है। तमिलनाडु में है अगेन ये भी। युदुवर बर्ड सेंचुरी जो है इसमें आप देख रहे हैं बर्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड बर्ड सेंचुरीज काफ़ी हैं। नाउ इट इज लार्ज ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक एंड शेल्टर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। इंपॉर्टेंट स्पीशीज आर ब्लैक हेडेड आइबस, इंडियन पॉन्ड हेरन, ठीक है। नाउ इसमें बात कर लेते हैं हम किसकी? कंचरनकुलम बर्ड सेंचुरी की, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, नेस्टिंग साइट है फॉर माइग्रेटरी हेरन बर्ड्स, हेरन स्पीशीज, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसके बाद हम ये बात कर लेते हैं एक लौती साइट जो महाराष्ट्र में है, थाने क्रीक, ठीक है। जिसको थाने क्रीक, एक बात समझ लीजिए, इसको फ्लेमिंगो सेंचुरी भी बोला जाता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच इज नोन एज फ्लेमिंगो सेंचुरी, यू शुड नो इट इज थाने क्रीक। और बर्ड, ऑफ कोर्स बर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्ड्स की जो अगर आप बात करते हैं तो एव्स की संख्या सबसे ज़्यादा अगर आप बात करते हैं तो आपको वेटलैंड्स में मिल जाती हैं, राइट। तो ज़्यादातर आप देखेंगे ज़्यादातर वेटलैंड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बर्ड सेंचुरी या बर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जो लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं वो आपको अक्सर दिख जाएंगे वेटलैंड्स के आसपास, ठीक है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको मालूम है, मैनग्रोव स्पीशीज नोन फॉर फ्लेमिंगोज, और ये जो है ये महाराष्ट्र में है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो बेसिन में है, कहाँ पे? फ्लडेड फ्लड एब्जॉर्प्शन बेसिन माना जाता है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। रिवर झेलम में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसमें वाटरफाउल काफ़ी पाई जाती है, माइग्रेटरी वाटरफाउल, रेड क्रेस्टेड पॉकर्ड, कॉमन टील्स एंड वाइट आइड पॉचर्ड्स। पॉकर्ड्स यू कैन कॉल देम ईदर, राइट। शेलबाग वेटलैंड कंजर्वेशन, ये भी अगेन जम्मू एंड कश्मीर में है। नेचुरल फ्लड प्लेन माना जाता है इसको, एक्वायर्स एक्विफर्स रिचार्जर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया है। अब इसके बाद ये आपको समझ में आ गया, इसमें जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन रामसर पे बन सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी कंपटीशन में भी इसके ऊपर सवाल बने हैं, और स्पेशली क्योंकि आपको मालूम है इंडिया का फोकस बहुत ज़्यादा जो है कंजर्वेशन में या एनर्जी कंजर्वेशन में या ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने में या इन्वायरमेंट, प्रो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के जो सवाल हैं वो ज़्यादातर एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली बेंगलुरु एयरपोर्ट रोल आउट फेशियल रिकग्निशन टेक फॉर बोर्डिंग। अब इसमें क्या बात की जा रही है? देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली बेंगलुरु एयरपोर्ट्स की रोल आउट फॉर फेशियल रिकग्निशन टेक फॉर बोर्डिंग, बीटा वर्जन प्री रिलीज ऑफ डिजी यात्रा एट द 2 एयरपोर्ट्स विल ऑटोमेटिकली प्रोसेस पैसेंजर्स एंट्री बेस्ड ऑन फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, जिसको हम FRS बोलते हैं, एट ऑल चेक पॉइंट्स, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब क्या है, एक बीटा प्री रिलीज होगा ऑफ डिजी यात्रा एट द 2 एयरपोर्ट्स। दोनों एयरपोर्ट्स में जब हम बात करते हैं दिल्ली बेंगलुरु एयरपोर्ट्स पे, वहाँ पे क्या होगा, पैसेंजर की एंट्री जो है जितने चेक पॉइंट्स होंगे वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के थ्रू हो पाएगी। डिजी यात्रा इनिशिएटिव जो है सिविल एविएशन का एक इनिशिएटिव है जो कि एम करता है प्रमोट सीमलेस एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट एंड साइमल्टेनियस इंप्रूविंग सिक्योरिटी। With this initiative, government is looking to make ticket booking, airport entry and boarding passes
security check in digital. मतलब basically as the name suggests and as you can understand, Digi Yatra means anything about traveling, right? And Digi means India का जो एक initiative है when we are trying to make everything digitalize. आपको मालूम है डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है ये, इसके तहत अभी क्या कर रहे हैं, जो भी कार्य है जो भी काम है सब कुछ डिजिटलाइज करेंगे. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हैसल फ्री होगा, पेपरलेस होगा और आप क्या कर सकते हैं इसमें ज़्यादा स्विफ्ट होगा. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेक टिकट बुकिंग, एयरपोर्ट एंट्री एंड बोर्डिंग पासेस, सिक्योरिटी चेक जो है इसको आप डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं. नाउ हाउ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वर्क्स, कैप्चरिंग एंड स्कैनिंग. ऑफ कोर्स आपको जो एक आपको बनता है, आपको आपको उसमें फेस जो है अपना शो करना है, इसके बीच में आपका फेस शो होगा. एक्सट्रैक्टिंग फेशियल डेटा, वो आपका एक्सट्रैक्ट करेगा, कंपेयर करेगा डेटाबेस से और फिर फाइनली मैच एंड आइडेंटिफाई करेगा, राइट. इस तरह से टेक्निक काम करती है. Now, FRS is way of identifying or confirming an individual's identity using their face. It can use to identify people in photos, videos and real time. पहले जैसे आपको मालूम है आधार में होता है, जैसे उसमें तो आइरिस स्कैन वगैरह भी होता है, राइट. तो फेशियल रिकॉग्निशन क्या है, आपके फेशियल फीचर्स को रिकॉग्नाइज करेगा, आपको एक फोकस में रखा जाएगा, फेशियल फीचर्स को रिकॉग्नाइज करेगा, डेटाबेस से चेक करेगा और फिर उसको ऑथेंटिकेट कर देगा, राइट. कंप्यूटर एल्गोरिथम्स जो है वो मैप यूनिक फेशियल लैंडमार्क्स सच एज शेप ऑफ चीक बोन्स, कॉन्टोर ऑफ लिप्स एटसेट्रा, कन्वर्ट these into numerical code termed as face print. इनको क्या करेगा, आपको एक एल्गोरिथम है, जो एल्गोज हैं वो क्या करेंगे, ऑटो जनरेशन जो AI है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करेंगे, वो आपके फेशियल फीचर्स को क्या करेंगे, वो आपका लैंडमार्क्स उठाएंगे आपके फेस के, जो स्पेशल लैंडमार्क्स होंगे, यूनिक लैंडमार्क्स होंगे, जैसे आपकी चोइक बोन्स हैं या आपका कॉन्टोर कैसा है आपके फेस का, या अगर आप बात करते हैं, और वो उनको काहे में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमेरिकल कोड टर्म फेस प्रिंट में. फॉर वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कंपेयर्स face print generated with large existing database of face prints. अब हम बात करते हैं Mangaluru based startup New Labs innovate advanced secure communication through quantum key distribution which is QKD systems. ठीक है. अब इसमें जब हम बात करते हैं QNU लैब्स बोल सकते हैं या न्यू लैब्स बोल सकते हैं, QKD सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है और इसमें क्या किया गया है, ऑन द एजेस ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस पे किया गया है इसको, ठीक है. नाउ आईडेक्स की अगर हम बात करते हैं, आयोडेक्स नहीं आईडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है फॉर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ DIO. ये जो टर्मोलॉजीज है ना इनको याद रखना, ठीक है. जब हम बात करते हैं आईडेक्स की या हम डिफेंस की बात करते हैं, कोई भी चीज़ें जब हम बात करते हैं डिफेंस इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ की, ऑर्गेनाइजेशंस की, कई बार ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इसमें मल्टीपर्पज़ अगर आप बात करते हैं, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल माना जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, ठीक है. तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ what is it all about? ऑब्जेक्टिव अगर आप बात करते हैं आईडेक्स का, तो ये क्या करने वाले की बात करता है, इकोसिस्टम डेवलप करने की बात करता है, टू फॉस्टर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्पेसिफिकली इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर. तो ये क्या बात कर रहे हैं, एरोस्पेस सेक्टर में खासकर और डिफेंस मैकेनिज्म में आप क्या बात कर रहे हैं, आप स्पेसिफिकली इसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं और आप इसको किससे मर्ज करने की बात कर रहे हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी. आप टेक्नोलॉजी या डिजिटलाइजेशन से या फिर आप इसको एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन जो है वो इकोसिस्टम में आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम में विच वी आर टॉकिंग अबाउट. QKD is a secure communication technology that uses quantum physics to construct a cryptographic protocol. ठीक है, मतलब QKD बेसिकली टेक्निक क्या होती है उसके बारे में बताया गया है. क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को लेके चलती है और कैसे उसको क्या करती है, उससे कंस्ट्रक्ट, उससे एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल कंस्ट्रक्ट करती है जिसमें दो पार्टीज अलाउ करती है दो पार्टीज को टू जनरेट अ शेयर्ड सीक्रेट की दैट कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेजेस. ठीक है, तो आपको मालूम है बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सेस की बात कर रहे हैं. इन ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी इज यूजुअली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एन एडवर्सरी इज अनेबल टू सॉल्व अ सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम, व्हाइल इन QKD सिक्योरिटी इज अचीव थ्रू लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स. मतलब इसमें डिफरेंस समझ में आया कि ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफिक मेथड जो होते हैं उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है, बेस्ड होती है द फैक्ट दैट एडवर्सरी इज एबल टू सॉल्व अ सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम. ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की बात हो रही है, जबकि QKD में आप बात कर रहे हैं किसके थ्रू, आप अप्लाई करने की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स या लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स. सो इट इज फार मोर एडवांस्ड एंड फार मोर सोफिस्टिकेटेड and therefore far more secured than the general or the traditional cryptographic method. Now the last
द लास्ट न्यूज इन दिस स्ट्रिंग इज अबाउट तालिबान तालिबान ने बोला है आस्क्ड इंडिया टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि अभी हम इसको लेके काफ़ी परेशान भी थे जब हमने तापी की बात की थी, विच वॉज, आपको मालूम है तापी कॉरिडोर की बात हो रही है, जो कि तुर्कमेनिस्तान में जब हमारे प्रेसिडेंट जो है उन्होंने विजिट किया था तुर्कमेनिस्तान, हु इज़ द कोविंद जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने, एंड दैट वाज फर्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल विजिट टू द प्लेस, राइट। तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी पहले से जाते हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी विजिट किया था, लेकिन प्रेसिडेंशियल विजिट जो है पहली है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सारी बातें की थी, हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन कर रहे थे, सब कुछ हमारा चल रहा था, बट समहाउ हमारा एक प्रोग्राम था जिसको लेके हम कह सकते हैं बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन हमेशा से ठंडे बस्ते में रहा है, और अभी तक कहीं ना कहीं उसमें लग रहा था कि शायद वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे हम, जो कि था तापी, विच वॉज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। उसकी एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, और वो अभी तक इसलिए था क्योंकि हमें मालूम था कि बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उस पर आ गए थे, ठीक है, क्योंकि हमारा रिलेशन जो है पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली हमारा बहुत स्ट्रेन है, एज यू नो। उसमें अफगानिस्तान जब तालिबान ने उसको टेक ओवर कर लिया, तब से जो है हमारे जो चेंजेस हैं, चीज़ें हैं, बहुत बदल गई हैं वहाँ पे तालिबान के आने के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा थे, चूँकि द काइंड ऑफ मनी दैट वाज इन्वॉल्व इन दिस, कि कितना पैसा लगेगा और सिक्योरिटी है। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह का ये पाइपलाइन डाली जाएगी, आपको मालूम है एक तरह से सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन हो सकती है, तो उसको लेके अभी थोड़ा सा बैकफुट पे था, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान तो आपको मालूम है गैस का बहुत बड़ा भंडार है वहाँ पे, ठीक है। तो अब ये बात हुई है कि इन सब के बाद लेते हुए अब तालिबान ने कहा है, इंडिया से कहा है, जो तालिबान में अब आपको मालूम है कि वहाँ पे वैसे तो टेररिस्ट आउटफिट जो है तालिबान, आपको मालूम है व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रीमिज्म, राइट, तो आपको मालूम है कि उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया है, उन्होंने वहाँ पे जो पूरी जो सत्ता है उस पर अधिकार जमा लिया है अपना अफगानिस्तान पे। लेकिन वो अब उनका जो एक झुकाव, जो उनका एक चीज़ें आपको नज़र आती हैं, वो क्या आती है कि वो काइंड ऑफ गवर्नेंस की तरह से उसको, जैसे वर्ल्ड गवर्नेंस काम करती हैं उस तरह से उसको करना चाहते हैं। तो उसके चलते हुए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इंडिया से कहा है कि अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान में वो आप पूरे कीजिए। अब कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ इट्स टेक ओवर, 1 साल कंप्लीट हो गया अफगानिस्तान का टेक ओवर किए हुए, तो तालिबान रजीम ने अब क्या किया है, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एफर्ट अफगानिस्तान को, उसकी उन्होंने तारीफ़ की है, ठीक है। तालिबान ने अब ये कहा है इंडिया से कि वो चाहते हैं कि आप अपना शहतूत डैम प्रोजेक्ट जो है, जो काबुल में आपका चल रहा था, जो कि रुक गया था वहाँ की गतिविधियों की वजह से, उसको आप अब पूरा कीजिए। पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शहतूत डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि आप रिवाइव कर सकते हैं कनेक्टिविटी अपनी चाबहार पोर्ट की भी, और तुर्कमेनिस्तान का जो आपका तापी पाइपलाइन है इसको भी वो चाहते हैं, और एक तरह से इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है इसमें कि वो चाहते हैं इंडिया इसमें कीन इंटरेस्ट ले और उसको भी रिवाइव करे, ठीक है। ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कदम है, एक बड़ी चीज़ है जिसको हम मान सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ओवर $3 billion in last 20 years, India's development assistance to Afghanistan is driven by 5 pillars। ये आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, फूड ग्रेन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुंचाने की हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है जैसे हमने वहाँ पे सलमा डैम अगर जो था वो बनवाया था, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन्स की हम बात करते हैं, बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड हाईवेज है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रमोशन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कनेक्टिविटी, एनहांसिंग एक्सटर्नल कनेक्टिविटी थ्रू चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर। चाबहार एयरपोर्ट के बारे में आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया है हमारे शॉर्टी नोट सीरीज़ में। Now, capacity building through Indian technical and economic cooperation, which is ITEC and other initiative. Challenges in India-Afghanistan relationship क्या है? सबसे बड़ी बात तो security concerns, as I told you, ठीक है, क्योंकि presence of Pakistan-based terrorist groups अफगानिस्तान में आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं वो देखा गया है कि वो प्रोटो टाइप एक देखा गया है, और आपको ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा है। इसको आप नकार नहीं सकते, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट कुछ भी बोले, राइट। उसमें आपको मालूम है कि व्हेन वी टॉक अबाउट तालिबान, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रेडिकल इस्लामिक स्टेट, राइट। तो आपको एक तरह से मालूम है कि वो इंडिया के वर्किंग पे, आप कह सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो रेस हो सकते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेजर। और यहाँ पे इंडियन प्रोफेशनल जो कि अफगानिस्तान में काम करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, उनके लिए भी जो है वो मुसीबत का कारण है बहुत बड़ा, जो एक तरह से आप कह रहे हैं कि गर्दन पे तलवार लटक रही है, और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो कारण है ही। फिर आप बात कर सकते हैं कि हिंदूज लिविंग इन
अफगानिस्तान और माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ पे अटैक हुआ है। सबसे बड़ी इरोजन ऑफ वुमेंस राइट, ये तो आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं वुमेंस राइट का, दे हैव अ वेरी स्कैंटी रिगार्ड फॉर इट। वहाँ पे आपको मालूम है तालिबान में महिलाओं की कितनी दुर्दशा है, किस तरह से वो रहती हैं, किस तरह का उनका जीवन है। मतलब आप कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ इट्स अ वर्स देन स्लेवरी इन मैनी कंटेक्स्ट, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे चैलेंजेस हैं जो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप में हम फेस करते हैं। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि हमने कर लिया है अ वीक इन ब्रीफ। आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने एक पूरा वीक कंप्लीट कर लिया। एंड ऑल्सो टू टेल यू कि जो एग्जामिनेशन हमारा आने वाला है IGKO का, वी विल बी कीपिंग दिस फ्लोट, वी विल बी कीपिंग दिस अफ्लोट। लेकिन उसके साथ ये भी है कि अभी हमने करंट अफेयर्स जितना कवर किया है अभी तक, जो पुराने वीडियोज़ हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सारे पुराने वीडियोज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम है कि करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस दोनों के ही पेपर्स जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा वेटेड जो है IGKO के एग्जाम में रखते हैं। कैसे देखोगे अगर पुराने करंट अफेयर्स के वीडियो देख रहे हैं तो सी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन करोगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। जितने भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं K-12 NTSC में, ओलंपियाड, सब कुछ आपको मिलेगा। यू विल कम डाउन डायरेक्टली टू द ओलंपियाड सेक्शन। यहाँ पे क्लिक करोगे, इस तरह के हमारे सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। इनको स्क्रॉल अप करोगे, जितने टॉपिक्स हैं, सी जैसे करंट अफेयर्स है, राइट। करंट अफेयर्स में यहाँ पे देख पा रहे हो, करंट अफेयर्स में जितने हमारे टॉपिक हैं, क्या क्या ड्यूरेशन है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, कई वीडियोज़ जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरनल मैटर जो है वो ज़्यादा होता है, कॉन्टेंट ऐसा होता है जिसमें हम सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी बैकग्राउंड स्टडी कर सकते हैं। वो वीडियोज़ आपको लगेंगे लंबे हैं, तो लेकिन आपके पास एक चीज़ है कि आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस जो है एक एक न्यूज़ की मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस। और कैसे आप देख सकते हो, अगेन मैं हमेशा स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि आपको एक साथ, अगर इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू वॉच, है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखो, देन यू कैन हैव अ रेगुलर अपडेट। आप धीरे धीरे आगे का देख सकते हो जहाँ से भी आपको फीजिबल लग रहा है। नाउ यूट्यूब पे ऑफ कोर्स यू नो कि हमारे बिल्कुल सेम पैटर्न है। हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और आपको क्या करना है, रेगुलर अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। आपको व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे और इंस्टा पे मिलेंगे, राइट। विद दिस यू कैन कीप अस पोस्टेड। आपको अगर कोई इशूज़ हैं, कोई कंसर्न है, तो यू ऑलवेज नो दैट यू विल राइट डाउन एंड आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू, ठीक है। बाकी एग्जाम हमारा आने वाला है, हमने अपने कंसेप्ट जो है हमारे साथ में चल रहे हैं, करंट अफेयर्स चल रहे हैं, लाइफ स्किल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली जो साथ में वीडियोस चल रहे हैं उनके साथ साथ इनको एक बार जो पुराना हम कर चुके हैं उसको पॉलिश करते चलो, सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू द मेन एग्जामिनेशन। सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।